हाँ जी, सारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, आज अपन बात करेंगे तारकुंडे समिति के बारे में। किसके ऊपर बात करेंगे? तारकुंडे समिति। अगर आप एसएससी दे रहे हो तो आप तारकुंडे समिति के बारे में ज़्यादा नहीं जानोगे। क्या जानोगे कि तारकुंडे कमेटी कब आई, डेट याद रखे, बात खत्म करो। लेकिन यूपीएससी आपसे पूछेगी कि तारकुंडे समिति ने क्या क्या अपनी रिकमेंडेशन दिए थे, क्या क्या सिफारिशें की थी। ये तारकुंडे समिति आई क्यों? देखो, उस समय 4 जनरल इलेक्शन हुआ 1967 में, ठीक है, लोकसभा का और विधानसभाओं का। 5वां जनरल इलेक्शन हुआ 1971 में। इन इलेक्शनों में बूथ कैप्चरिंग, काले ब्लैक मनी या सरकारी मशीनरी का गलत तरीके से यूज किया गया, जिससे कालांतर में, अगर आने वाले टाइम में, उस समय की बात कर रहा हूँ तो तारकुंडे समिति बनी थी, तो कुछ बुद्धिजीवों ने, जैसे जयप्रकाश नारायण जी ने सोचा, जो राजनीति के, जो महात्मा गांधी के साथ थे, गांधीवादी विचारधारा के लोग या क्रांतिकारी, उन्होंने सोचा कि आने वाले समय में कहीं डेमोक्रेसी को कहीं नुकसान तो नहीं होगा कि लोग चुनाव में आस्था ना खो दे। इसी चीज़ को देखते हुए कि सरकारी मशीनरी का गलत यूज ना हो, ब्लैक मनी का भी यूज ना हो, इन चीज़ों को देखते हुए तारकुंडे समिति बनी। तारकुंडे के बाद में दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तारकुंडे समिति। तो तारकुंडे समिति क्यों आती है और कब आती है, सबसे पहले ये देखना है। अब तारकुंडे समिति आने का रीजन क्या था? सबसे पहले देखो, जयप्रकाश नारायण जी की मैंने पिक लगाई है यहाँ पे, तो आपको ये बताना होगा, जयप्रकाश नारायण जी सबने देखा होगा बिहार की धरती में, है सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार के धरती में एक बीज, एक नायक, जननायक या लोकनायक। कौन है लोकनायक? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक या गांधीवादी विचारधारा के समाजवादी जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी ने सिटीजन फॉर डेमोक्रेटिक संगठन था, कौन सा था? सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी संगठन था। इस संगठन की सहायता से चुनाव में जितने भी जो ब्लैक मनी वगैरह यूज हो रही थी, या चुनाव के समय जिस तरह से सरकारी मशीनरी का गलत यूज किया जा रहा था, किस तरह से गलत यूज हुआ भाई सरकारी मशीनरी का? एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं मैं। जब 5वां जनरल इलेक्शन हुआ, कौन सा? 5वां जनरल इलेक्शन हुआ, कब हुआ? 1971 में। इस जनरल इलेक्शन में एक जगह है रायबरेली। रायबरेली का नाम याद आता ही आपको, आज कौन है एमपी? सोनिया गांधी। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी वहां से इलेक्शन लड़ती है 1971 में। वो इलेक्शन इंदिरा गांधी सरकारी मशीनरी का गलत यूज करके जीतती है। क्या सरकारी मशीनरी का गलत यूज करके जीतती है? उनके ओपोजिशन में कौन थे? राजनारायण। ठीक। अब ये मत समझ लेना कि जयप्रकाश नारायण जी के भाई थे, भाई नहीं थे। राजनारायण जी जयप्रकाश नारायण जी के ही शिष्य थे। अब राजनारायण जी भी इलेक्शन लड़ते हैं 1971 में। सरकारी मशीनरी का गलत यूज करके इंदिरा गांधी चुनाव जीत जाती है। राजनारायण जी इस इलेक्शन को हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। किसमें? इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट 6 साल बाद में, इलाहाबाद हाई कोर्ट 12 जून 1975 में जजमेंट देती है कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन गलत तरीके से जीता है। इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी 1971 में। तो लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी बहुत फेमस थी, रायबरेली से अपनी सीट तक नहीं बचा पाई थी इंदिरा गांधी। ठीक, चुनाव हार जाती है, लेकिन सरकारी मशीनरी का गलत यूज करके चुनाव जीतती है। सेकंड टाइम जब 1977 में इलेक्शन होता है, तब भी वो चुनाव हारती है इंदिरा गांधी। फर्स्ट टाइम सरकारी मतलब चीटिंग करके जीती इंदिरा गांधी। तो ये चीजें गलत थी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया 12 जून 1975। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी की तानाशाही देखो, सनक देखो। उन्होंने क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ, जैसे 12 जून को आया कि इंदिरा गांधी को अपनी रायबरेली की सीट छोड़नी होगी, तो इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को क्या लगाया देश में? देश के लिए वो काला दिन था, ब्लैक डे, डेमोक्रेसी के लिए ब्लैक डे। एक तानाशाह बनने की कोशिश की जा रही थी। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी ने अपने पर्सनल अपनी सीट बचाने के लिए देश में आपातकाल लगा दिया। क्या लगा दिया भाई? आपातकाल। कब लगाया? 25 जून 1975 से। और ये आपातकाल कब तक रखता है? 21 मार्च 1977, 1977 तक यह रहता है। आपातकाल क्यों लगाया गया? क्योंकि हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, कि चुनाव गलत तरीके से जीती है और उनको सीट छोड़नी होगी राजनारायण जी के पक्ष में। अब जैसे ये इलेक्शन हुआ, हाईकोर्ट का जजमेंट आया, हाईकोर्ट को भी तानाशाह ने चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया?
आप एक संविधान संशोधन अधिनियम आता है 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इंदिरा गांधी ने कब लेके आती इंदिरा गांधी 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? अगस्त में, अगस्त 1975 में। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इंदिरा गांधी ने घोषणा की, संविधान में संशोधन कर दिया, ठीक है, 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में, इसके द्वारा कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा स्पीकर का चुनाव और प्राइम मिनिस्टर का चुनाव अगर किसी तरीके से होता है, उसके अंदर कोर्ट दखलंदाजी नहीं देगा। मतलब किसका चुनाव? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और लोकसभा स्पीकर, कि इनके चुनाव में कोर्ट वगैरह दखलंदाजी नहीं देंगे। स्पेशल बना लिया। क्यों बना लिया? खुद चुनाव हार गई थी इंदिरा गांधी। तो आपको याद रहना चाहिए कि उस समय क्या क्या घटनाएं हुई, इमरजेंसी क्यों लगी, आपसे कोई पूछे तो इसका भी जवाब देना है। तो जयप्रकाश नारायण जी का याद रखोगे? हैं? देखो, ये जो आर्टिकल आया था 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम 1977 में आया था। मोरारजी देसाई की सरकार में इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति के लिए ये भी कर दिया, आपातकाल लगाने से पहले मंत्रिमंडल की भी लिखित में परमिशन जरूरी है, डायरेक्ट अपनी सनक के लिए नहीं लगा सकते। अब जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आप कोई पूछे तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है। जयप्रकाश नारायण जी ने उसी समय राष्ट्रकवि दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब की एक किताब में वो कविता थी, ठीक है, जो विचारों से उत्तेजित कविता, मतलब जिन पे विचार, जिनको उत्तेजित कर दे, जो विचारों को उत्तेजित कर दे, उस कविता का पाठ किया। कहा कि सिंहासन खाली करो। क्या? कि सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। कि जनता आती है। जयप्रकाश नारायण जी गलत भी नहीं कहा, कि इंदिरा गांधी तो चुनाव हार चुकी थी, फिर भी सिंहासन खाली नहीं कर रही थी। मतलब डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वीर खड़े, योद्धा खड़े हुए एक तानाशाह के खिलाफ। तो इंदिरा गांधी ने सबको जेल में डाल दिया है। मशीनरी का गलत यूज भी किया था 1971 में। अब देखो, अपन बात करते हैं कि तारकुंडे समिति क्यों बनी। तो सबसे पहले याद रखना, जयप्रकाश नारायण जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जिनको 1999 में भारत रत्न भी दिया गया है, भारत रत्न से सम्मानित जयप्रकाश नारायण जी 1999 में, इन्होंने जस्टिस फॉर सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी एक संगठन है, इस संगठन के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के, किसके, महाराष्ट्र हाईकोर्ट के जस्टिस थे, IMH मतलब महाराष्ट्र हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस विठल महादेव तारकुंडे। आपको कहीं जगह नाम मिलेगा VM तारकुंडे। आपसे अगर एग्जाम पूछ ले तो विठल महादेव तारकुंडे जी की नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, समिति बनाई। और समिति का काम क्या था कि इंडिया में चुनाव प्रोसेस या चुनाव में क्या सुधार करना है, ये कमेटी बनाई। किन के नेतृत्व में? विठल महादेव तारकुंडे। विठल महादेव तारकुंडे कौन है? महाराष्ट्र हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी थे, रिटायर्ड न्यायाधीश। दूसरा, अगर हिंदुस्तान में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन के कोई जनक माने जाते हैं तो कौन है? विठल महादेव तारकुंडे साहब। तारकुंडे साहब ने के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, उसका काम क्या था? देश में निर्वाचन कानून में निहित दोषों को दूर करने और उनके उपाय खोजने का काम किया जाए कि ऐसी क्या मशीनरी है कि इंदिरा गांधी 1971 में इलेक्शन हारने के बाद में फर्जीवाड़ा करके, चिटिंग करके इलेक्शन जीतती है, जो हाईकोर्ट को जनता के मैटर ना सुन के, उनको मैटर सुन के जजमेंट देना पड़ता है। कब? 12 जून को, कि उनको सिंहासन खाली करना होगा, कि वो गलत तरीके से जीती है राज नारायण जी के सामने। राज नारायण जी ने 1977 में दोबारा और हराया था रायबरेली से इंदिरा गांधी को, ठीक है, 55,000 के आसपास वोटों से। तो सबसे पहले अपना काम, क्या काम कि तारकुंडे कमेटी क्यों बनी, आप इसका नेतृत्व बता सकते हो। आपसे कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशन का 39 अमेंडमेंट क्यों किया गया, एक पर्सनल, एक व्यक्ति ने, मतलब एक तानाशाह ने खुद को बचाने के लिए यह किया, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और किया गया, 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में यह कहा गया कि अगर राष्ट्रपति का, गवर्नर का कोई अगर अध्यादेश वगैरह, अगर ऑर्डिनेंस आ जाता है
उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पुनर्वकल नहीं कर सकती, मतलब उसके ऊपर कोई याचिका वगैरह या उन पे अपना कोई टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकते। खुद को बचाने के लिए 2 अमेंडमेंट किए थे इंदिरा गांधी ने। तो अब तारकुंडे कमेटी बनती है। अब आपसे कोई पूछे कि तारकुंडे कमेटी कब बनी, तो 1975 में 1974 में तारकुंडे कमेटी आती है। कौन थे? विठल भाई तारकुंडे, ठीक है, विठल महादेव तारकुंडे, इनके नेतृत्व में कमेटी बनती है। कमेटी अपना रिकमेंडेशन जो अपने विचार दिए, तो विचार किन किन चीजों पे देने थे, तो 4 मेन पॉइंट है। पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बाधक में धन की सत्ता ना आए, मतलब पैसों का बिल्कुल भी इंटरफेयर ना हो। पहला, ये मैं तारकुंडे समिति की रिकमेंडेशन बता रही हूँ। सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी साधन और प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग ना हो, जो इंदिरा गांधी ने 1971 में रायबरेली में चुनाव जीतने के लिए किया था। ठीक, मतलब जनता के खिलाफ जाके हम क्या है, लोकतंत्र, हिंदुस्तान क्या है, लोकतंत्र, मतलब डेमोक्रेसी है ना अपना भारत। तो लोग पे, मतलब जनता ने इंदिरा गांधी को जिताया नहीं, मतलब लोग तंत्र। तो ये तंत्र किसके लिए है? हम लोगों के लिए है, ना कि हम इस तंत्र के लिए हैं। लोकतंत्र के लिए नहीं है, तंत्र हमारे लिए है। जबकि इंदिरा गांधी ने तंत्र को लोग पे हावी कर दिया। जिस समय डेमोक्रेसी हेवी हो जाती है, तंत्र हावी हो जाता है, उस दिन ये समझ लेना हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। फिर कोई बोल देगा पुलिस शासन, सैन्य शासन, कौन सा शासन, या फिर पढ़े लिखे इलाइट वर्ग लोगों का शासन होगा, लोग का तो नहीं होगा ना। तो दूसरा रिकमेंडेशन, सत्ताधारी दल को ये रोकना। तीसरा, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता की व्यवस्था करना, कि निर्वाचन आयोग न्यूट्रल रह के, निष्पक्ष रह के अपना दे। तो निर्वाचन आयोग के लिए भी क्या क्या रिकमेंडेशन थे वो भी देखेंगे, कि 1 सदस्य निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य किया जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन आता है 1904 में, लेकिन होता कब है? 3 सदस्य, 2 सदस्य कब आते हैं? 15 अक्टूबर 1989 को वीएस सेगल और एसएस धनोबा साहब बने थे। 1989 में बहु सदस्य होता है चुनाव आयोग। चौथा इसका रिकमेंडेशन था कि चुनाव याचकों की सुनवाई में होने वाले असाधारण विलंब को रोकने के लिए रीति और नीति। अब देखो, इंदिरा गांधी 1971 में चुनाव हारती है, मतलब चीटिंग करके चुनाव जीतती है, लेकिन 1975 में जजमेंट आता है 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट का, कि ये चुनाव तो गलत तरीके से जीती हुई इंदिरा गांधी। तो ये इतना लंबा टाइम गलत है ना, ये अत्यावत होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहले देखो, पहले जितने भी इलेक्शन के जो भी मैटर होते थे, आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन के लिए क्या थे? ट्रिब्यूनल थे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जिनको 19वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उन ट्रिब्यूनल को क्या किया? खत्म कर। वो केवल एक ही काम करते थे, इलेक्शन से संबंधित सारे मुद्दों की सुनवाई करना, जो भी वाद विवाद हो, अगर किसी ने चीटिंग की है उसके बारे में भी सुनवाई करना। तो 19वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उनको खत्म करके ये पावर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दे दी। अब तारकुंडे समिति के सामने ये था कि ये भी देखे कि असाधारण विलंब ना हो, कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी में ना अंधेर होना चाहिए ना देर होनी चाहिए। भगवान के घर में अंधेर और देर चल सकते हैं, कि भगवान का न्याय अलग है, डेमोक्रेसी में त्वरित, मतलब एकदम जस्ट आपने कुछ गलत किया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। जैसे भी अजमेर गैंगरेप हुआ 1990 का याद है आपको? मैं खुद राजस्थान का हूँ, मैंने न्यूज पढ़ी है, आज तक उन केस की सुनवाई चल रही है? फास्ट ट्रैक होने चाहिए कोर्ट, लेकिन बहुत सारे केस आजकल जो फास्ट ट्रैक में आ भी रहे। हम डेमोक्रेसी के जो शिशु थे, अब हम नौजवान होने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा तंत्र वगैरह, अब आगे चलते हैं। इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए? पहला रिकमेंडेशन इसका तारकुंडे समिति का पहला 10 रिकमेंडेशन है मेन जिन पे बात करेंगे, तो 10 मेन बातें बताइए तारकुंडे साहब ने। पहला था कि मताधिकार की उम्र 21 साल की बजाय कितनी की जाए? 18 साल की जाए। तो अब भाई आपसे कोई पूछे कि मताधिकार की एज, तारकुंडे समिति ने ये रिकमेंडेशन दिया, हाँ दिया, सरकार ने कभी एक्सेप्ट किया। 1988 में कॉन्स्टिट्यूशन में 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके आर्टिकल 326 में अमेंडमेंट किया गया भाई। ठीक है, अमेंडमेंट करके उम्र 21 से कितनी कर दी? 18 साल कर दी। और उसी समय जब इलेक्ट्रोल, मतलब देखो अपने 2 कानून है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट
1950 है। पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है। दो ही है ना। पहला एक्ट क्या काम करता है 50 वाला, ये काम करता है मतदाताओं की सूची तैयार करना या चुनाव के लिए जो एरिया क्षेत्र है उनको तय करना, सीटों की मतलब चुनाव से पहले की तैयारी करना। जबकि 51 वाला एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951, इसके अंदर यह बताया जाता है कि चुनाव लड़ते समय क्या क्या आपके कानूनी कार्रवाई हो सकते हैं, कैसे फार्म भरना है, आप ये भाषा नहीं बोलोगे आप चुनाव लड़ नहीं सकते, ये है ना। तो 326 में क्या अमेंडमेंट हुआ कि आपकी एज के बारे में 18 से कितनी कर दी गई, सॉरी 21 से 18 कर दी गई। अब तो इलेक्शन कमीशन पे क्या आ गया, दबाव पड़ गया। किस चीज का, चीफ इलेक्शन कमीशन एक ही था उस समय, तो काम ज्यादा हो गया भाई, मतदाताओं की श्रेणीबद्ध लिस्ट वगैरह बनाना है। इसके लिए 15 अक्टूबर लगभग, देखो डेट 15 अक्टूबर ही है लगभग, या 16 अक्टूबर भी हो सकती है, लेकिन ईयर सही है, मंथ भी सही है। 1989 में राजीव गांधी की सरकार में चुनाव आयोग को बहुत सदस्य कर दिए जाते हैं। तो वो दो कौन थे, एस धनोबा साहब, वीएस सेगल साहब, याद रखना है नाम, बहुत सदस्य फर्स्ट टाइम जब किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा रिकमेंडेशन क्या है कि चुनाव आयोग आय के स्रोत जितने भी है उनका उल्लेख, उनका हिसाब किताब, बही खाता वगैरह सब कुछ राजनीतिक दलों को दिखाना होगा। ये कहां पे लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट 1951 में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर पूरा दिया कि प्रत्येक पार्टी को अपना ब्यौरा देना होगा। अगर उसने 20,000 रुपए से ज्यादा किसी से भी चंदा लिया है, मतलब किसी भी ने चंदा दिया, इन्होंने कहा कि आय व्यय का पूरा हिसाब किताब दे पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन निर्वाचन आयोग इसकी जांच कराए कि उम्मीदवार का जो भी खर्चा होगा ना हिसाब का इलेक्शन का, अगर मान लो कि कोई बंदा अगर स्टार प्रचारक है तो उसके ऊपर ज्यादा पार्टी खर्च कर रही है, तो वो क्या होगा, उम्मीदवार का खर्च किए जाने वाले रकम में भी उसको भी जोड़ा जाए। ठीक। तीसरा कि प्रत्येक उम्मीदवार को सरकार के द्वारा, उस समय की बात कर रहा हूं, कि छपे हुए मतदान कार्ड दिए जाए। ठीक है, जो क्या हो निःशुल्क हो, जिन पे कोई पैसा ना लिखे, वो मतदाता कार्ड वगैरह, अगर श्रेणी वगैरह लिस्ट वगैरह है तो उस पर क्या हो, देखो छपे हुए मतदान कार्ड मिले, मतदाता के नाम का कार्ड का बिना टिकट लगाए भेजने की छूट हो, मतलब पैसे उसे ना लगे, डाक की टिकट लगती पैसे लगता था। 50 ग्राम तक चुनाव की सामग्री भेजने का निःशुल्क उसको क्या हो है निःशुल्क डाक सेवा दी जाए कि वो 50 ग्राम तक सामग्री अपने कोई भी अगर प्रचार करना चाहते भेजे। इसके साथ मतदाताओं की सूची की 12 प्रतियां प्रत्येक उम्मीदवार को मिलनी चाहिए, वो भी निःशुल्क। ठीक है, आपसे कोई पूछे क्या क्या रिकमेंडेशन थे, 3 ये। अब आगे चलते हैं चौथे रिकमेंडेशन में। अब फोर्थ रिकमेंडेशन क्या है, जो लोग राजनीतिक दलों को वर्ष में 1,000 रुपए का दान देते हैं, मतलब मैं 1974 की बात कर रहा हूं, तारकुंडे समिति की, कि अगर उस समय को 1,000 रुपए देते हैं तो उनको इनकम टैक्स से क्या देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए। लेकिन कोई भी कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को क्या नहीं कर सकती, दान नहीं करेगी दलों को। उनके ऊपर ध्यान रखें, कंपनी अपने विज्ञापनों के द्वारा भी राजनीतिक दलों को कोई सहायता नहीं करेगी, इस चीज पे पाबंदी हो। क्योंकि इंडिया है, भारत है अपना, इसमें ये चीजें नहीं चलनी चाहिए। लोकसभा तथा विधानसभा के विघटन के बाद में नए चुनावों के घोषणा सरकार क्या करेगी, काम चलाऊ सरकार ही बने, ना कि आपको लगे कि इलेक्शन आ रहा है तो आप नारा देने लग जाओ कि ये हटाओ और वो लाएंगे और वो करेंगे, कुछ योजनाएं शुरू कर दो, कि ये गलत है। कि सरकार नई परियोजना, अब काम चलाओ, मतलब मान लो कि अब इलेक्शन होने 2024 में, तो अब सरकार 6 महीने पहले काम चलाओ सरकार होगी, ज्यादा बड़ी भारी योजनाएं सरकार नहीं घोषित कर सकती। तो ये भी तारकुंडे समिति का एक बिंदु था, 5वां। ठीक, अब 6वां पॉइंट। 6वां पॉइंट क्या कहता है, चुनाव के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्य सरकारी खर्च पे यात्रा नहीं करेंगे, सरकारी सवारी का यूज नहीं करेंगे, विमान वगैरह गवर्नमेंट का कुछ नहीं लेंगे, ना ही सरकारी सभाओं पे जाके, मंच पे जाके राजनीतिक भाषण वगैरह देंगे। जमानत की राशि, अब देखो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जमानत की राशि, उस समय क्या बोला गया, तारकुंडे समिति ने कहा कि लोकसभा के उम्मीदवार के लिए 500 से बढ़ा के जमानत राशि कितनी कर दो, 2,000। अब मैं यही रोकना चाहूंगा भाई, आज जमानत की राशि कितनी है लोकसभा उम्मीदवार की और विधानसभा उम्मीदवार की, तो तारकुंडे समिति ने कहा कि 2,000 कर दो। 1974-75 की बातें हैं, ठीक है, 74 200 से बढ़ा के 1,000 किसकी कर दो,
विधानसभा की। अब मैंने कहा कि भाई ये चीज कहाँ पे है, देखो अपन आज कितनी है, तो आज के लिए अपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951, ठीक, इसका सेक्शन 34, कौन सा 34, कौन सा 34, सेक्शन 34 क्या करता है, डिपॉजिट्स, मतलब जमानत कितनी रखना होगा, इसके बारे में आपसे कोई पूछे, देखो यूपीएससी के सिलेबस में हमको ये पढ़ना होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951, इसके अंदर 11 पार्ट है, 171 के आसपास आर्टिकल है, ठीक, पूरे पढ़ने होंगे। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है, 395 के आसपास आर्टिकल है, 395 आर्टिकल है, वैसे इसी में 11 भाग है इसी के, रिप्रेजेंटेटिव पीपुल्स एक्ट 111 आर्टिकल है, सबको पढ़ना है। ये यूपीएससी के सिलेबस में आप जाके देखना प्रीलिम्स वगैरह का, ठीक है। तो इसी के अंदर सेक्शन, मतलब इसके 171 सेक्शन में आर्टिकल बोल रहा हूँ, सेक्शन 34 कहता है कि जो भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन लड़ेगा, है, नॉमिनेट इलेक्शन फॉर्म होगा, उसके लिए क्या जमानत राशि की वो बात करता है। तो किसकी सबसे पहले कहता है, इन केस ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, अगर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है, ठीक है, तो कितने रुपए का होगा, 25, मतलब 25,000 रुपए का अभी है, कितना है, 25,000 रुपए अभी की बता रहा हूं लोकसभा की मैं। लेकिन एससी और एसटी समुदाय और अपने भाई जो एससी एसटी कम्युनिटी से आते हैं, ट्राइब से, उनके लिए कितना होगा, 25,000 का आधा कर दो, मतलब 12,000, सॉरी 25,000 का आधा गलत, 12,000, हाँ 12,500 रुपए, कितने आ जाएंगे, 12,500 रुपए क्या है, जमानत राशि है। अब ये तो है लोकसभा के लिए, दूसरा है अगर एमएलए बनना आपको भाई, उसके लिए क्या राशि है। तो अभी प्रेजेंट टाइम के स्टेट काउंसिल, देखो यहाँ पे 1 मिनट, ये कितना होगा, 10,000, किसके लिए, 10,000 रुपये आपको जमानत। लेकिन एससी और एसटी भाई कम्युनिटी से आते हैं अपने, उनके लिए जमानत राशि जो डिपॉजिट राशि कितनी होगी, 5,000। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो मैंने बता दी भाई, ये तो कानून में लिखा हुआ है, लेकिन जमानत राशि जब्त कब होती है, जब तब होती है जब टोटल वैध मत है। जो इलेक्शन हुआ, सपोज करो आपकी विधानसभा में इलेक्शन हुआ भाई, उसमें 1 लाख वोट पड़े, कितने पड़े, 1 लाख वोट पड़े, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, लाख 10 लाख, ठीक है, 1 लाख वोट पड़े। इन 1 लाख वोट मतलब वैध मत है, इनमें से अगर जो बंदा 1/6 अगर वोट प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी क्या होगी, जमानत जब्त हो जाएगी। जो ये जमानत डिपॉजिट सेक्शन 34 में कौन से 1/6 वैध मत, तो 1/6 का मतलब 16.66%, 16.66%। अब कोई कहेगा 66 नहीं बोलते, पॉइंट के बाद में 66 बोलते हैं, इतना टेक्निकल में जाता नहीं हूं, ठीक है, 16.66 है भाई, ठीक है, इतना परसेंट वोट मिलना चाहिए। मतलब 1/6 वोट नहीं मिला, मतलब कितने वोट, लगभग 16,000 के आसपास वोट ना मिलता है, तो उस व्यक्ति की क्या होगी, जमानत जब्त, ठीक। अब ये मैंने बोला है ना, ये अपना पीपुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का सेक्शन 158 बोलता है, क्या बोलता है, 158 क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्चर्स ऑफ द कैंडिडेट डिपॉजिट, मतलब जमानत की जब्ती कर लो। कानून क्या कहता है, 158 सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में बोला गया है कि अगर टोटल वैध मत का 1/6 अगर नंबर नहीं मिलता है, तो उसकी जमानत क्या हो जाएगी, जब वो पैसे मिलेंगे नहीं। एक चीज और याद रखना कि मान लो कि एक बंदा यहां से इलेक्शन लड़ा, मान लो अमेठी से लड़ा, दूसरी जगह से एक और जगह से लड़ा, मान लो कि वो बंदा दोनों जगह से इलेक्शन जीत गया, तो इसे क्या दोनों जगह की जमानत राशि मिलेगी, नहीं, इसे केवल एक जगह की ही जमानत राशि मिलेगी, दूसरी जगह की जमानत राशि नहीं मिलेगी। अगर मान लो ये दोनों जगह से ही हार गया, तो वैसे ही नहीं मिल रही, हारने का मतलब जमानत जब 1/6 वोट नहीं मिलता है, नहीं समझे, वापस देता हूं। मान लो ए आदमी है, ये भाई इस अक्स सीट से चुनाव लड़ते हैं और वाई सीट से भी चुनाव लड़ते हैं, दोनों जगह से भाई जीत जाता है, फिर भी दोनों जगह जमानत भरनी थी सेक्शन 34 के तहत रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल्स एक्ट के, लेकिन उसको जमानत केवल एक ही जमानत मिलेगी, दूसरे की जमानत नहीं मिलेगी, ये कानून ये भी याद। दूसरा, मान लो कि वो दोनों जगह से 1/6 वोट ही प्राप्त नहीं करता है, तो दोनों जगह से नहीं मिले, वो तो वाजिब है, तो ये दोनों सेक्शन याद रखना। अब एक चीज और बताऊं, 2014 में एक छोटी चीज बताऊं, देखो आप देखो,
2014 में जब मोदी लहर थी 8,748 लोकसभा के लिए माननीय खड़े हुए थे। इन माननीयों में से 7,502 माननीय क्या थे, ऐसे ही खड़े हो गए थे। मतलब 1/6% ही वोट नहीं मिला, इनकी जमानतें जब्त हो गई। जैसे राज बब्बर साहब, फिल्मी स्टार भाई हैं, मोहम्मद केप, बहुत सारे नाम, चिदम्बरम वगैरह, बहुत सारे नाम हैं जिनकी जमानतें जब्त हो गई हैं। अय्यर साहब भी थे, जिनकी वो बड़े बड़े कुछ बोलते हैं वो लोग, लेकिन जनता के दिल में नहीं हो जी। आप बुद्धिजीवी जरूर हो आप हैं, अब जीवी हो, मैं तो ना पता, हम तो मानव जीवी है और वो बुद्धिजीवी है। तो उनकी जमानतें जब्त हो गई थी। और यहाँ पे कितना ये परसेंट देखो आप, लगभग 85%, 84 या 85% के आसपास है। देखो मैथ हमारी कमजोर है, शिष्य तो निकाल दूंगा मैं इतनी में। तो देखो 85% लोगों की जमानत जब्त हो जाती है। क्या कानून सही है जमानत जब्त? तो आपको कोई सेक्शन पूछे और आपको ये भी पूछे तो ये भी बता देना कितनों की जमानतें जब्त हुई। ठीक, अब अपने काम पे आते हैं, बात पे। तो समझ गए जमानत जब्त के लिए इन्होंने क्या कहा, तारकुंडे समिति ने कहा कितनी कर दो, 500 से बढ़ा के 2,000 कर दो। अभी कितनी है? लोकसभा के लिए 25,000, SC/ST भाइयों के लिए कितनी है अपने 12,500, और विधानसभा के लिए कितनी है अपने भाइयों के लिए हैं 10,000, और SC/ST भाइयों के लिए 5,000 भाई। और बुद्धिजीवियों के लिए कुछ ना, उनका पैसों की क्या कमी है, वो हारने वो ऐसे ही लड़ते हैं चुनाव। अब तारकुंडे समिति ने अपनी एक और रिपोर्ट दी, मतलब अपना एक और सजेशन दिया कि आकाशवाणी के संबंध में, आकाशवाणी मतलब उस समय की बात कर रहा हूं मैं 1974-75 की, कि आकाशवाणी पे ये नहीं है कि एक ही बंदे की न्यूज चले, सरकारी चैनल था है आकाशवाणी। अब कहा कि आकाशवाणी के संबंध में चंदा समिति की रिपोर्ट पर अमल किया जाए। अब देखो, पहले शुरू में चंदा नाम सुना, मैंने भी सुना कि चंदा समिति की नेतृत्व है हमारी कोई बुआ पूंफी या फिर पूंफी या हमारी कोई सिस्टर ने किया होगा नेतृत्व, लेकिन चंदा ये अपने भाई है। ठीक है, तो चंदा समिति, तो शुरू में मैंने को लगा फीमेल है चंदा समिति, लेकिन नहीं है। चंदा समिति की रिपोर्ट जब मैं पढ़ रहा था DD बसु से 2014 में, रिपोर्ट पे अमल किया जाए तथा आकाशवाणी को निगम का रूप दिया जाए, मतलब सरकारी कंट्रोल से बाहर निकालो, तथा जिस तरह ब्रिटेन BBC के न्यूज चैनलों पे राजनीतिक दलों को जितना पिछले साल उनको वोट मिला था उसी के अनुसार, टाइमिंग के अनुसार सबको स्क्रीन शेयर करने का टाइम दिया जाए। जिससे मान लो किसी दल को 50% वोट मिले, किसी को 10, किसी को 40, तो इसी के अनुसार मान लो 1 घंटा डिबेट का है, मतलब किसी को दिखाना है तो 30 मिनट इस दल को दिखाओ, हैं 6 मिनट एक इस दल को दिखाओ। इस BBC के अनुसार प्रत्येक को अनुपात के अनुसार प्रचार का टाइम दिया जाए रेडियो तथा टेलीविजन पे। अब ये चंदा समिति क्या है, तो सबसे पहले अपन चंदा समिति या चंदा कमेटी पे बात करेंगे। अब ये चंदा कमेटी, शुरू में मेरे को लगा कि चंदा का मतलब वो फीमेल है, लेकिन ये इस कमेटी AK चंदा जी के नेतृत्व में बनी थी। किनके नेतृत्व में? AK चंदा जी की। कब बनी? 1964 में। 1964 में PM कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब उस समय ये जब कमेटी बनी उसमें मिनिस्टर कौन थे? मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के जब मंत्रालय में ये कमेटी बनती है AK चंद्रा कमेटी, तो इस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया। कब? 1966 में। जब 1966 में जब अपना रिकमेंडेशन दे देती है कमेटी, लेकिन कांग्रेस इस कमेटी का रिकमेंडेशन पार्लियामेंट के सामने 1970 में रखती है। अब इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया? पहला, कमेटी से ने कहा कि जो रेडियो और टेलीविजन है इसके ऊपर, इसको क्या जो रिजिड सरकार का कंट्रोल है वो खत्म करो। सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। किस पे? दूरदर्शन पे। अब मैंने बोला दूरदर्शन कब स्टैब्लिश हुआ? दूरदर्शन अभी 3-4 दिन पहले दूरदर्शन ने अपनी सालगिरह मनाई थी। तो दूरदर्शन को आपको कोई पूछे तो स्थापना हुई थी 15 सितंबर। कब हुई भाई? हैं 15 सितंबर 15 सितंबर 1959। ये क्या अपना दूरदर्शन, दूर सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो दूरदर्शन का लोगो था, दूरदर्शन बना, सरकार का कंट्रोल था। अब इन्होंने
इस जो फंक्शन था, कमेटी ने कहा कि उसका क्या रिकमेंडेशन कि भाई लिबरल हो जाओ। कि सर देखो बहुत सारे लोग, वैसे मैं लिबरल तो हूँ नहीं, मैं मानती हूँ भारतीय को भारतीय ही रहने दो, उनको लिबरल वगैरह मत बनाओ। भारतीय बहुत लिबरल से ऊपर है भारतीय। उदारवाद की आज बात कर, लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। विजयनगर डायनेस्टी में जाके देखना, उस समय भी धर्मनिरपेक्ष था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय भी अन्य धार्मिक समुदाय के लोग उनके आर्मी में थे। महाराणा प्रताप के समय भी आर्मी में थे, कोई अत्याचार नहीं किया गया था। विजयनगर साम्राज्य का आप देखना बहुत बड़ा विस्तार था। हरिहर साहब और बुक्का साहब जी के नेतृत्व में साम्राज्य स्टैब्लिश्ड होता है। साहित्य, कला, संगीत, हर चीज के अंदर विजयनगर साम्राज्य दिखाता है। विजयनगर साम्राज्य कब की बात कर रहा हूँ? मिडाइवल की बात कर रहा हूँ, जब मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक अय्याश की जिंदगी जी रहे थे, हैं? जब कुछ तोड़ा फोड़ी कर रहे थे वो लोग, तब सेकुलरिज्म की डेफिनेशन हमें तो सिखाने की जरूरत ना है। तो कुछ लिबरल लोग हैं, बहुत सारे लोग कहने को लिबरल होते हैं, वो कहते हैं हम लिबरल है जी। वो लिबरल बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ रोटी खाने के लोग हैं। उनको रोटी चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से, ना मातृभूमि से मतलब है, ना अपने भारत से मतलब है। उनको पेट पूजा करनी है अपनी। हिंदुस्तान छोड़ के, भारत छोड़ के भाग जाएंगे दूसरे देशों में। अधिकतर लिबरल, नाम नहीं लूंगा, अभी एक टीवी का कोई बहुत बड़ा पत्रकार था, हिंदुस्तान में नहीं रहता भाई, बाहर जाके वहां से हिंदुस्तान को ज्ञान देता है। भारत की जनता को समझ रहा है। जनता को समझना तो जनता के बीच में रहना होगा। राजा वही जो जनता के बीच में हो। लेकिन लिबरल तो लिबरल होते हैं, उनकी थॉट्स का क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन देखो लिबरल लोगों ने लिबरलाइजेशन नहीं किया रेडियो टेलीविजन, लेकिन समिति कहते हैं कि चंदा समिति कि भाई टीवी वगैरह का लिबरलाइजेशन करो, सरकार का जो रिजिड कंट्रोल है वो क्या करो, खत्म करो। और दूरदर्शन और रेडियो को क्या कर दो, अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो। क्या करो, दोनों को सेपरेट कर दो। कमेटी ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट आई 1966 में रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन दूरदर्शन और रेडियो को अलग किया जाता है कब, 1976 में है। आकाशवाणी और दूरदर्शन को सेपरेट कर देता है, लेकिन दोनों का टेक्निकल हेड वगैरह ठीक है। आप देखोगे फाइनेंशियल, अगर आप सपोर्ट वगैरह देखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इंजीनियरिंग या प्रोग्रामिंग का पूरा डिपार्टमेंट एक ही था, स्टाफ एक ही था, सेपरेट कहने को अलग अलग थे रेडियो और दूरदर्शन। तो एक चंद्रा कमेटी ने ये अपना रिकॉर्ड। दूसरा, एक कमेटी ने कहा कि सरकार कंट्रोल ना करे दूरदर्शन पे, उस पे ऊपर क्या हो कि एक सेपरेट क्या गया बोर्ड बनाना चाहिए। ये रहा, ब्रॉडकास्टिंग कोऑपरेशन बोर्ड शुड बी एस्टैब्लिश्ड दी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, की भारत सरकार पार्लियामेंट से एक बोर्ड बनाए। अब ये बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड जितना भी दूरदर्शन पर मॉनिटर करेगा, जो भी कंटेंट आएगा कम्युनिकेशन का, ये नहीं है कि सरकारी आप चैनल के ऊपर एक ही नेता की बात करो, ठीक। अब जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा, इसमें कितने बंदे होंगे, 7, एक चेयरमैन और 6 मेंबर, ठीक। इनका टाइम पीरियड भी कितना होना चाहिए, 6 साल का टेनर बताया। अब जो प्रोग्राम जितने भी होंगे ये सब नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड होने चाहिए और पैरिटी ऑन द बेसिस, उनके ऊपर उनको पैरिटी बेसिस देनी चाहिए। और सेपरेशन ऑफ द एयर एंड टीवी दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए। ये चंदा कमेटी की रिपोर्ट थी। अब चंदा कमेटी की रिपोर्ट को ज्यादा तो लागू नहीं किया। अब उसी समय क्या हुआ कि 25 जून को तानाशाह दिखाई गई हिंदुस्तान की जनता को लाल आंखें दिखाई। जनता के लोकतंत्र में तंत्र हावी होने की कोशिश हुई 25 जून को। ठीक, 25 जून 1975 लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोक पे तंत्र हावी होने के लिए एक तानाशाह खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। डेट थी 25 जून 1975। तो उसी समय तानाशाह के सामने खड़ा हुआ लोक नायक, जनता का नायक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने लोकतंत्र पे तंत्र को हेवी नहीं होने दिया। राजनीति में आप देखोगे लोकतंत्र पे
तंत्र को हैवी, जिस दिन डेमोक्रेसी पे, अगर आप अधिकतर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे वीडियो चलते हैं। अभी बिहार का वीडियो था, नाम नहीं लूंगा, कि एक एसपी के घर पे कोई नेता मिलने, कोई जनता भी मिलने चली जाती है। एक चीज़ याद रखना, देखो आप कहीं मिलने जाओगे एसपी उसपी से, तो कहते हैं कि आप नहीं पहले उनसे मिलो, अधिकारी से मिलते ऊपर जाओ क्रम से, आप उनके आवास पे नहीं मिल सकते। एक वीडियो में आया था, वीडियो मैंने देखा, उन पे आवास पे कोई मिलने जाते हैं तो कहते हैं आप यहाँ पे क्यों मिलने आओ, मेरे ऑफिस में मिलने आओ। एकदम एरोगेंट लैंग्वेज में। आप लोग बहुत सारे कहते हैं कि नेता बेवकूफ़ होते हैं, नेता ये होते हैं। आप किसी नेता के घर पे चले जाना चाहिए, आपसे मिलेगा भी, आपको खाना भी खिलाएगा, यही लोकतंत्र है। आप ऑफिस में जाओगे, आपको मान मनवार करेंगे, आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हो या फिर बिना कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो आपसे वो बात जरूर करेंगे। लेकिन तंत्र के कुछ लोग, बहुत सारे मैंने वीडियो भी देखे, भी एक चैनल पे थे, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, भाई साहब का, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं, कहते हैं कि एक बार सिलेक्शन ले लो आईएएस का, यूपीएससी का, यू आर दी किंग, आप राजा हो। भाई साहब यहाँ राजा नहीं है, हमने राजा पीछे छोड़ दिए, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है, राजा जनता है। तो ऐसे लड़के अगर सिलेक्ट भी हो जाते हैं ना, थू है उन लोगों पे, उनको निकाल के फेंक देना चाहिए। जो ये सपने बैठता है मैं जिले का राजा बनूंगा, अरे राजा ना हो भाई, जनता को जागरण, जिस दिन जनता जागी ना, जो बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे मास्टर बोले अगर है, एक मास्टर का मैंने सुना, वो बहुत बड़ा मास्टर है, वो कहा कथित बहुत बुद्धिजीवी मास्टर, वो कहा रहा है कि एक कलेक्टर की इतनी हिम्मत होती है कि मंत्री को एक जेल में बंद कर दे, कुछ नहीं तो सीएम को बंद कमरे में चांटा मार सकता। समझ रहे हो मेरे? ये मैंने वीडियो सुना है, नाम नहीं लूंगा उस मास्टर का, आप देखना सर्च करके कि पावर ऑफ द आईएएस ऐसा लिखा हुआ उसमें। शर्म आनी चाहिए था लोगों ने। क्या बोल रहे वो बेरत ने, वो ये कह रहा है मास्टर कि एक डीएम में कुछ, सीएम का कुछ नहीं तो बंद कमरे में चांटा मार सकता। सीएम क्या चांटा मारेगा? हमारे सीएम का, मान लो कि मैं राजस्थान से हूँ, 6 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, हमारे पूर्वज है, हमारा बुढ़ा बडेरा, हमारी आस्था पे एक डीएम चांटा मार देगा। समझ रहे हो? डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ये सिखा रहा है वो मास्टर। ये गलत है बात भाई। और तुम अगर यही सपने लेके बढ़ रहे हो ना कि हमें अगर यूपीएससी करना है तो हम ये बादशाह ना, लॉ एंड ऑर्डर कानून के तहत चलना होगा, लोकतंत्र की इज्जत करनी होगी आपको। और जो मास्टर ये कह रहा है भाई तू गलत आदमी है, ठीक होगा तू बुद्धिजीवी, अरे घर पे रहे बेटा, बात गलत है या ठीक है। कल को मतलब एक ये चीज आप सोचो, खुद आपका सीएम हो, कोई हमारे पीएम के बारे में बोल दे कल को, हमारा सीएम ये कहता है कि सीएम बंद कमरे में आईएएस अधिकारी चांटे, कौन है भाई वो? प्रशासन मशीनरी का एक पार्ट होके पार्ट चांटा मारेगा? मतलब हमारे आदमी को, हमारे जिन हम लोगों ने चुना, हम 6 करोड़ लोग बेवकूफ है, मतलब एक बंदा के एग्जाम लगा के निकाल के इतना बुद्धिजीवी हो हमारे सीएम तक। ये स्टेटमेंट है एक टीचर का, क्या आईएएस की वो पावर होती है चांटा मार सका? वो क्यों मार सके भाई? कानून के तहत काम करो, डेमोक्रेसी है, इसी डेमोक्रेसी की वजह से वो आईएएस बने हैं। डेमोक्रेसी ना होती ना, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने भी क्लासें लिए, क्लास में मास्टर क्या है, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, राजा की नौकरी है जी। कौन सा राजा भाई? कोई राजा ना, देश सेवा है, या सेवा करनी है तो आओ, ना करनी तो बाढ़ में जाओ यहाँ से। अभी भी दुर्योधन वगैरह मरे ना, वो जिंदा है, कहते हैं आत्मा अजर अमर है। समझ रहे हो हमारी बात? और आज भी आत्मा उनकी फिर रही है, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको मार्केट में, जो कह खुद को राजा समझने की भूल करे। अगर बहुत सारे मास्टर उनको चढ़ा देते हैं, वो बालक भी चढ़ जाते हैं जी राजा है, अरे 1-2 का छपरी का सिलेक्शन भी हो जाए, फिर वो सिलेक्शन हो गया जी मारा, और तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जनता से सीधी मुँह तो बात करते नहीं वो लोग। बहुत सारे वीडियो पड़े उनके बदतमीजी के। तो डेमोक्रेसी का याद रखना कि डेमोक्रेसी क्या है। तो लोकनायक उस समय भी एक बंदा खड़ा हुआ था, तंत्र का गलत यूज करके 1971 में चुनाव जीता था और तानाशाह बनने की कोशिश की थी, जनता ने कंटिन्यू 2 बार हराया उस बंदे को, तब जाके अक्कल आई और नरम हुआ रुख। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी खड़े हुए, ठीक है। अब लोक प्रकाश जयप्रकाश नारायण जी, उसके बाद में 1977 में सरकारें बदलती है, मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में पीएम बनते हैं मोरारजी देसाई जी। उसी समय एक और कमेटी आती है दूरदर्शन पे, देखो मैं दूरदर्शन की बात कर रहा हूं, आपको कोई पूछे कुलदीप नैयर कमेटी, कुलदीप नैयर समिति, ये मार्च में आती है, मार्च 1977 में। यह कमेटी भी अपना रिकमेंडेशन देती है। इस कमेटी के बाद में वर्गीज कमेटी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसमें माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी
इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर होते, ठीक। अब वर्गीज कमेटी आती है, वर्गीज कमेटी से ने जो देखो चंदा एक के चंदा कमेटी का रिकमेंडेशन सरकार ने मानी थी, वर्गीज कमेटी आई। तो वर्गीज कमेटी से जो क्यों आई, देखो ऑपोजिशन जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने कहा कि एयर इंडिया और दूरदर्शन पे उनको फ्री कर दो, मतलब सरकार का कंट्रोल मत रखो। तो उसी समय इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं नहीं, एयर इंडिया वगैरह सरकार के कंट्रोल में रहेंगी, इनके ऊपर सरकारी स्पीच ही चलेगी, मतलब इनके पूरा का पूरा रिजिड कंट्रोल किसका रहेगा, पीएम ने डायरेक्ट कर दिया। एग्री भी नहीं हुई पीएम, कहा कि ये तो केवल गवर्नमेंट प्रपोज के लिए बनी है, डीडी नेशनल वगैरह, ये केवल दूरदर्शन वगैरह, इन पे केवल गवर्नमेंट का कंट्रोल लगा, गवर्नमेंट की प्रोग्राम चलेगी। ऑपोजिशन का किया तो नहीं होना, इसके लिए वर्गीज कमेटी बनी जब 1977 में सत्ता होती है उस समय। अब गवर्नमेंट ने, ठीक, 1977 में क्या किया, एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने अपना सजेशन दिया कि एयर इंडिया और डीडी नेशनल को अलग अलग करो। अब इसका चेयरमैन कौन थे कमेटी के, बीजी वर्गीस। और 24 फरवरी 1978 में उसने अपना रिकमेंडेशन दिया, लाल कृष्ण आडवाणी साहब इसके ऊपर अपना बिल वगैरह लेके आते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी साहब। उसी समय जनता दल की सरकार मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में गिर जाती है और बाबा चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में सरकार गठन होता है, तो ये बिल पास नहीं होता और उसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन को ज्यादा वैल्यू तवज्जो नहीं मिलती। क्या क्या रिकमेंडेशन थे वर्गीज कमेटी के रिकमेंडेशन ये थे कि एक बोर्ड होना चाहिए, इसमें एक चेयरमैन और 11 मेंबर हो। इन 11 मेंबर और चेयरमैन में चेयरमैन और 3 मेंबर क्या होने चाहिए, परमानेंट होने चाहिए। अब इनका नियुक्ति कौन करेंगे, प्रेसिडेंट, लोकपाल, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चेयरमैन और उनकी मेंबरों की क्या होनी चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए। वर्गीज कमेटी के बारे में बता रहा हूं। एयर इंडिया इसको सेपरेट कर दो, दोनों को अलग अलग कर दो, मतलब ऑटोनोमस दोनों के पास पावर रहना चाहिए। तो आपसे कोई पूछे तो बता देना, बिल भी डिक्लाइन हो गया, वर्गीज कमेटी की बातें नहीं लागू हो पाई। अब उसी समय ठीक, तो वापिस आते हैं उसी समय कि तारकुंडे समिति पे। तारकुंडे समिति ने क्या क्या बोला, तारकुंडे समिति ने बोला, अपना जो रिकमेंडेशन दिया था तारकुंडे कमेटी ने, तो रिकमेंडेशन ये था भाई, 8 रिकमेंडेशन में पढ़ चुके हैं, अब 9वां और 10वां 2 रिकमेंडेशन बचे हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में कोई पूछे तो उसके बारे में बताना है। 9वां रिकमेंडेशन कि राज्यों में निर्वाचन आयोग स्थापित किए जाए। किसमें, राज्यों में निर्वाचन आयोग स्थापित किए जाए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग में एक के बजाय 3 सदस्य हो। तो मैं बता चुका हूं, ये अक्टूबर 1989 में 1989 में है वीएस सहगल साहब, कौन, वीएस सहगल साहब, वीएस सहगल साहब, एसएस धनोबा या धनोवा, इनको आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 का सेक्शन 2 के तहत कहा गया उसमें कि चीफ इलेक्शन, ठीक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स होंगे, तो 2 कमिश्नर नियुक्त किए गए और चुनाव को बहुसदस्यीय किया गया। लेकिन चंदा कमेटी ने, तारकुंडे समिति ने अपना रिकमेंडेशन दिया कि 3 का होना चाहिए। इनकी नियुक्ति देखो, आज अपनी बिल आया है, अभी लोकसभा राज्यसभा में पारित हो चुका है। अब उन्होंने ये भी दिया अपना रिकमेंडेशन तारकुंडे समिति ने कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा, लेकिन 3 व्यक्तियों की सिफारिश पे करेगा। एक कमेटी बनेगी, कौन कौन होंगे, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष का नेता। और जो अभी नया बिल आया है उस बिल को पास होने, उसमें कौन कौन है, इलेक्टिव कमेटी है, उनमें कौन कौन होंगे, प्रधानमंत्री, ऑपोजिशन लीडर और एक कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक। लेकिन तारकुंडे समिति ने अपना ये रिकमेंडेशन दिया, ये याद रखना है, तारकुंडे समिति। दूसरा, तारकुंडे समिति ने कहा कि निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए केंद्र और राज्य में निर्वाचन परिषद बनाई जाए। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी तारकुंडे की, कि निर्वाचन आयोग के लिए राज्य में, केंद्र में क्या राज्य परिषद हो जो बताए कि चुनाव में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इसके साथ साथ राजनीतिक दलों के कौन होंगे, इसमें प्रतिनिधि होंगे इन परिषद, जो बताएंगे भाई क्या क्या समस्याएं आ रही है हमको, वो परिषद काउंसलिंग बने, जो आज तक बनी नहीं। दूसरा, मतदाताओं की भी एक परिषद बनाई जाए जो आपको ये बताएंगे कि इलेक्शन में कौन सा अधिकारी मिस्टेक कर रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मिस्टेक कर रही है, कहां पे दारू बांटी जा रही है,
ये चीजें कौन बताएंगे? जनता वो परिषद, मतलब जनता के साथ संवाद का एक माध्यम खुलेगा तंत्र से। तंत्र लोक पे हैवी नहीं होगा, लोक के दरवाजे तक आए। लेकिन आजकल डेफिनेशन ये बना चुकी है कि लोकतंत्र के पास जाए। हैं? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र मतलब लोक और तंत्र दोनों मिलके बेहतरीन है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे हेवी होना गलत है। लोकतंत्र की रेस्पेक्ट करता है लोग, जनता तंत्र की रेस्पेक्ट। लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं लोकतंत्र में, जो तंत्र में होते हैं, है ना, वो लोग अपने आप को राजा समझने लग जाते हैं। भाई यहाँ सामंतवाद नहीं चल रहा है, ये याद रखना थोड़ी बहुत है। ये भगत सिंह की धरती है, इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है, इस पे ये नहीं चलेगा। तंत्र, लोक और तंत्र, तो तंत्र और लोक दोनों मिलके रहेंगे। ये नहीं होगा कि तंत्र लोक पे हेवी हो जाए। तो नजदीक आने की कोशिश होगी इसमें। बाप से कोई पूछे कि कब बना? 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक बहुत सदस्य रहा था चुनाव आयोग। अब तारकुंडे समिति को ज्यादा वेटेज नहीं दिया गया, सरकार ने ज्यादा वेटेज नहीं दिया तारकुंडे समिति को जयप्रकाश। लेकिन 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी। अब बात करते हैं, तारकुंडे समिति ने 3 चीजों पे तारकुंडे समिति मौन धारण करके रही। कौन कौन सी चीजें थी 3? पहला, समिति ने कहा कि लोक निर्णय और विधानसभाओं के सदस्यों को रिकॉल की जो मांग है कि अगर आपका विधायक अच्छा काम नहीं कर रहा, आप उसे वापस बुला सकते हो 5 साल में, इसके ऊपर तारकुंडे समिति चुप। ठीक। अब आनुपातिक प्रतिनिधि या सूची प्रणाली, देखो आप देखोगे अभी जो कंफर्म आंकड़े याद नहीं है 2014 के, बहुजन समाजवादी पार्टी को अच्छे खासे वोट मिले, मतलब अच्छा खासा वोटों का % शेयर मिला था 2014, लेकिन लोकसभा में सीटें 0 मिली थी। वोट % अच्छा खासा है, 4% 5% से ज्यादा वोट %, मतलब लगभग इसके आसपास, इसे भी ज्यादा से भी हो सकता है, लगभग % का मैं याद नहीं है कंफर्म मुझे आंकड़ा फेंक, लेकिन ज्यादा मिला था। तो आनुपातिक प्रणाली क्या होती है? आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली क्या होती है? इसमें यह होता है कि आपको जितना % वोट मिला है, जैसे मान लो कि किसी पार्टी को 10% वोट मिला है, 2 सीटें हैं, तो उसको 10 सीट मिलेगी। अपने हिंदुस्तान में ये नहीं है ना, लेकिन इन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधि सूची प्रणाली पे नहीं बोला, जबकि उस समय व्यवहारिक भी नहीं माना कि वैसे भी हिंदुस्तान में भी व्यवहारिक हो भी नहीं सकता। कोई एक कास्ट का आदमी खड़ा हो जाएगा, कोई अपने आप को अल्पसंख्यक बता के खड़ा हो जाएगा, मसीहा बनने की कोशिश करेगा। तो भारत है, तो भारत में मुझे नहीं लगता अनुपातिक प्रणाली पद्धति सही है। तो इसके ऊपर भी तारकुंडे समिति क्या थी? चुप थी। और उन्होंने यह कह के पल्ला छुड़ा लिया कि भाई इनके ऊपर चिंतन की आवश्यकता नहीं। अब उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ ने भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सूची प्रणाली का समर्थन किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी क्या कहा था? निर्वाचन के आनुपातिक प्रणाली का भी समर्थन किया था। इसके साथ उन्होंने ये कहा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, देखो ये सुझाव थोड़ा अच्छा है कि निर्वाचन आयोग कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए तो बस। लेकिन कहा निर्वाचन आयोग क्या, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह जो होंगे उनका सिलेक्शन लोकसभा संसद से 2/3 सदस्यों के बहुमत के आधार पे उनके वोटिंग करके। दूसरा, ये IAS अधिकारी वगैरह नहीं होने चाहिए, ये IAS अधिकारी वगैरह चुनाव आयोग में चीफ कमिश्नर वगैरह नहीं होने चाहिए। ये कम्युनिस्ट पार्टी का उस समय का विचार था, ये सुझाव था। अब आपसे कोई पूछे तारकुंडे समिति, तो तारकुंडे समिति कुछ जो विवाद के बिंदु थे उन पे तो चुप रही और अपने ये रिकमेंडेशन दिए। तारकुंडे समिति क्यों बनी, क्या परिस्थिति थी, मैं बता चुका हूँ। चंदा कमेटी क्या है, एक चंदा, तो आप मेरी तरह मत समझना। जब मैंने फर्स्ट टाइम DD बसु पढ़ी 2014 में, मुझे लगा चंदा फीमेल का नाम है, लेकिन बाद में पता चला नहीं, ये तो BL पहाड़िया बुक है, उसमें पता चला कि नहीं, इनका नाम AK चंदा है। कमेटी कब बनी पहले मैं भी रटता था फैक्चुअल, अभी भी रटता हूँ। कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आती, आप भी रटते रहिए, बढ़ते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और तथाकथित गुरुओं से दूर रहिए, जो आपको ये कहे कि आप कल को DM बन के CM के चांटा मारे तो बंद कमरे में, गलत है भाई साहब। वो खुद को लिबरल कहते हैं एक हाथ से, हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी, एक हाथ से लिबरल, दूसरे हाथ से हिंसा। वैसे लोगों से जब बच के रहिए। वैसे मैं लिबरल नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ।
सीधी कंसेप्ट है भारतीय। हमको ना सीखा वो लिबरल क्या होता है, हमें नहीं चाहिए वेस्टर्न की थॉट्स है। जब आता ना पूंजीवाद आया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, पढ़ाऊंगा एक दिन, क्लास लेंगे इसी पे, उसी समय लिबरल थॉट आई थी। लिबरल लोग पता है क्या करते हैं, परंपराओं को नहीं मानते। मैं कहता हूँ जो परंपराएं गलत है वो बहुत गलत, उनको मत मानो आप। जातिवाद है, गलत है, नहीं मानना है। लेकिन कुछ परंपराएं की बड़ों की इज्जत करना है, आप उनको नहीं मानोगे। तो लिबरल कहता है कि कोई परंपराओं को नहीं मानना, लिबरल्स की है। लिबरल की दूसरी बातें जो होते हैं ना एकदम उदारवादी, वो कभी भी राज्य को नहीं मानते, वो कहते राज्य है ही नहीं, वो अपने आप ही सोचते। ये लिबरल की डेफिनेशन है, बात करूंगा इस क्लास पे। लिबरल लोग कभी भी स्टेट को तवज्जो नहीं देते, वो व्यक्ति को तवज्जो देते हैं, जबकि भारतीय देश को तवज्जो देते हैं हम लोग। हमारा देश जब जिंदा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे जिंदा रह के। लिबरल कहते हैं नो स्टेट, खुद 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 हिंदुस्तान से बग के बाहर चले जाएंगे, वो बाहर जाके ज्ञान पे लेंगे वहां से बैठ के सारे। जय हिंद, जय भारत।